में सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा हम घुसने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें हमें कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हल्का फुल्का सा तैयार करना है, जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो दोस्तों मोटर में लगता है। किसमें? मोटर। मोटर की जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, मोटर की मैग्नेटिक फील्ड, मोटर का डायरेक्शन ऑफ करंट, किस किस चीज़ों से जो है हम ज्ञात करते हैं, इसके अंदर दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें कवर होती है। मोटर, मोटर में कौन सा लगता है? लेफ्ट हैंड नियम। ठीक है, तो इस लेफ्ट हैंड को L इक्वल टू हम कर सकते हैं M। एल का मतलब दोस्तों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, और एम का मतलब हो जाता है दोस्तों हमारा मोटर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों दोस्तों आपको वर्ड इसमें याद रखने हैं। आर का मतलब है दोस्तों, आर इक्वल टू है जी। आर का मतलब राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल किस में लगता है? जनरेटर के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से ही उठाया जा सकता है कि मोटर के अंदर कौन सा रूल जो है लागू होता है, किस नियम से करंट की दिशा या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा या दोस्तों करंट बहने की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एल इक्वल टू एम याद है, तो लेफ्ट हैंड रूल जो है लागू होता है मोटर में, राइट हैंड रूल जो लागू होता है वो है जनरेटर में। ठीक है, अगर जनरेटर का पूछा जाए तो राइट हैंड रूल करोगे। ठीक है, अगर मोटर का पूछा जाए तो वो दोस्तों हमारा रहेगा लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ से आपको कवर कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मोटर में जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस उंगली से ज्ञात होता है, तो दोस्तों डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो दिखाता है वो दिखाता है हमारा अंगूठा। ठीक है, सेम है, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या दिखा रहा है? अंगूठा ही दिखा रहा है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ये जो बीच की उंगली जो सबसे बड़ी होती है ये क्या दिखा रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसमें भी दोस्तों जो बीच की उंगली सबसे बड़ी होती है ये डायरेक्शन ऑफ करंट ही दिखा रही है, यानी दोनों चीज़ सेम है। जो दोस्तों बीच की उंगली है ये एक में मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है और एक में डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, इसमें दोस्तों अलग अलग दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, मोटर के अंदर क्या होता है, हम डीसी सप्लाई उसको देते हैं। ठीक है, मोटर के अंदर किसी भी कंडक्टर को अंदर रखकर उसको सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, लेकिन जनरेटर का जो केस होता है ना, उसको उसके अंदर क्या होता है कि उस का अल्टरनेटर या जो कंडक्टर होता है बीच में घूमने वाला, उसको कोई बाहरी सप्लाई से घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए फर्क रहता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस नाम में इतना ही फर्क है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, याद क्या करना है आपको? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के अंदर क्या होता है? एक तो होता है दोस्तों फोर्स, फोर्स को हम एफ लिख सकते हैं, फोर्स के अंदर एफ लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको एम लिखेंगे, एम मतलब है दोस्तों हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और इसको लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको क्या लिखेंगे? सी, करंट। ठीक है, तो सी एफ एम सी, ये एफ एम सी इक्वल टू है हमारे एल के। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद हो जाएगी। ये अंगूठा है, ये बीच की उंगली है, और ये दोस्तों हमारी सबसे लंबी उंगली है। तो इन तीनों चीज़ों से ही आपका ये भी कवर हो जाएगा और ये भी, दोनों की दोनों चीज़ें आपसे जो है सी एफ एम सी याद करने से आपका लेफ्ट हैंड का नियम जो है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये याद हो जाएगा। इसका जो कोई भी क्वेश्चन एचएससी एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा तो आपसे जो है गलत नहीं होगा। एफ एम सी, एफ अंगूठा है दोस्तों। ठीक है, ये बीच की उंगली है, ये सबसे बड़ी उंगली है। ठीक है, जो पहली उंगली है वो एम, एम का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। सिंपल सी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में जो है कौन सी उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाती है, तो याद आ जाएगा आपको। ठीक है, ये बीच की है तो बीच का ही रहेगा। एफ एम सी, एल इक्वल टू है एफ एम सी, तो ये आपको याद रहेगा। ये मोटर के केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सेम रहेगा इसमें भी। एफ ये फोर्स है, एम डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। ठीक है, फील्ड को हम इससे हम कर सकते हैं एफ, और लास्ट जो है वो दोस्तों है करंट हमारा। ठीक है, एफ एफ सी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और सी, सी मतलब दोस्तों करंट, सी यू डबल आर ई एन टी, करंट। ठीक है, एफ एफ सी जनरेटर के केस में हो जाता है, एफ एम सी मोटर के केस में हो जाता है। ये दोस्तों फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल जो है आपके आसानी से याद हो सकते हैं। ठीक है, एल इक्वल टू है एम और एल इक्वल टू है एफ एम सी, हो गया क्लियर। उसके बाद एल आर इक्वल टू है जी, आर इक्वल टू क्या है? जी। आर का मतलब राइट हैंड रूल, जी का मतलब जनरेटर। ठीक है, अब इसमें आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एफ और लास्ट हो जाएगा सी। ठीक है, मैग्नेट ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंपल सा है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, ये अपने हाथ पे लिख के भी 2-3 बार याद करोगे, आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से 99% चांसेस है एक क्वेश्चन पक्का, एक या दो क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से संबंधित डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या दोस्तों डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, अब हमारे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं इनसे रिलेटेड, वो हम दोस्तों कवर कर लेते हैं कि किस किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों लेंज का नियम है, ठीक है। लेंज का नियम दोस्तों वैसे क्या बताता है, आसान शब्दों में अगर हम बात करें, ठीक है। लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम जिस भी करंट के अंदर या जिस भी मोटर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होती है ना, वो जिसके कारण पैदा हो रही है, किसके कारण पैदा हो रही है ईएमएफ, जो वोल्टेज है, वोल्टेज हम मोटर को दे रहे हैं, मोटर घूम रही है, उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रही है। ये ईएमएफ किसका विरोध करती है, ये इसी वोल्टेज का विरोध करती है, ठीक है, ठीक है। जो करंट दी जा रही है, जो करंट अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर करंट बह रही है, वो करंट क्या कर रही है, जिसके कारण वो पैदा हो रही है, उसी का ही विरोध कर रही है। ये दोस्तों लेंज का नियम होता है हमारा, आसान शब्दों में, ठीक है। जिसके कारण पैदा हो रही है ना, उसी का विरोध करती है, इसको लेंज का नियम हम कहते हैं, ठीक है। ये किस सिद्धांत संरक्षण पर काम करता है, तो दोस्तों ये ऊर्जा संरक्षण पर सिद्धांत पर काम करता है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी चालक पर लगने वाले बल दोस्तों मीन्स हो जाता है फोर्स, की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। आगे ना वही बात, ठीक है। बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, आसान शब्दों में दोस्तों हम LHR की बात कर रहे हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाता है ये, यहाँ मोटर की बात की जा रही है, ठीक है। किसी भी चालक पर लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले, ठीक है, लगने वाले मोटर, यानी दोस्तों यहाँ मोटर की बात हो रही है। लगाने वाले कहा जाए तो यहाँ दोस्तों जनरेटर की बात हो रही है, ठीक है। यहीं से समझने की जरूरत है। LHR मतलब दोस्तों है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। L इक्वल टू है दोस्तों हमारा F, और L इक्वल टू दूसरा जो बनता है ना दोस्तों, वो होता है FMC। L ये अंगूठा है, ये दोस्तों बीच वाली उंगली है, ये सबसे बड़ी उंगली है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट, आसान शब्दों में इसको आप याद कर सकते हो। R इक्वल टू क्या है, G, और R इक्वल टू ऐसे हम देखें ना तो FFC, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ हमारा मैग्नेट फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। आसान शब्दों में इसको आसानी के साथ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या है, एक ओम का नियम दिया हुआ है। ये ओम का नियम क्या होता है, ये वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है और रेजिस्टेंस के क्या होता है, उल्टे अनुपाती होता है। इसमें जैसे दो चीजें दी हुई है ना, तो इसका संबंध हो जाएगा गुणा में और इसका संबंध हो जाएगा भाग में, ठीक है, चाहे इसका संबंध है, ठीक है। तो एक चीज पे अंगूठा रखोगे तो आप दो चीजें, जैसे इस पे अंगूठा रख दिया ना, तो I गुणा में R हो गया, तो करंट गुणा में रेजिस्टेंस करेंगे तो वोल्टेज निकल जाएगी। इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है आपको, ऊपर ऊपर का समझोगे, एग्जाम तक याद भी रहेगा और आसानी के साथ आप क्वेश्चन सही भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नियम जो प्रेरित ईएमएफ। आपको दोस्तों मैंने एक फार्मूला याद करवाया था वीआईपी का, आपको किसी को याद है तो मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज दोबारा करवा देता हूँ। एक वीआईपी नाम तो आसानी से आपको याद रह सकता है, ठीक है। ये वीआईपी नाम से ही हमारे सारे फार्मूले बन जाएंगे। एग्जाम में दो क्वांटिटी दी होगी, तीसरी ज्ञात करनी है, आसानी के साथ कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें, ठीक है, आई इक्वल टू, ये करंट निकालने के फार्मूले हैं, ठीक है। करंट लगने वाले सारे आदमी वीआईपी होते हैं जिनमें करंट होता है, ऐसे कर सकते हो। करंट लगने वाले, करंट जिनमें होता है ना, वो सारे वीआईपी होता है, ठीक है। तो वी नीचे से स्टार्ट करना, देखिए वी आर पी, ये हो गए हमारे सारे फार्मूले। इसमें हमारा गलत हो गया, दोबारा मैं समझा देता हूँ। आई इक्वल टू क्या होता है, VIP, ठीक है, VIP हो गया। फिर उसके बाद VIP, ये तीन फार्मूले बनते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये वीआईपी नाम याद रखने से आपके सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करना है नीचे से, और ये भी ऐसे स्टार्ट करना है नीचे से, ठीक है। तो वी का स्क्वायर हो जाएगा आई का, हम आई का भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये सारे फार्मूले करंट के बन जाते हैं, इनसे सारे फार्मूले आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये आर निकालने का फार्मूला है, आर यहाँ पे हम ज्ञात कर रहे हैं, आई निकालने का नहीं, आर निकालने का, ठीक है। आर क्योंकि आर विलुप्त होना है, तो इसके अंदर आर इक्वल टू वीआईपी, ठीक है। जिन लोगों में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, विरोध ज़्यादा होता है, विरोध क्या होता है, आर, विरोध क्या होता है, आर, वो लोग वीआईपी होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वीआईपी होते हैं, ठीक है। शायद पहले मैंने करंट बता दिया था, तो करंट वाला नहीं, आपको आर याद करना है। विरोध, जो लोग विरोध ज़्यादा करते हैं वो वीआईपी होते हैं। और याद कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, आर इक्वल टू VIP और VIP, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा घुसोगे तो ये कभी याद फार्मूले आपको नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और आपको लोकल चीज़ें समझने की ज़रूरत है जो एग्जाम में हेल्पफुल हो। अभी आप एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें बताने लग जाऊंगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाली, लोकल चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें, ठीक है, और वही पेपर पास करवा सकती है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की PDF अलग से बना दी है, आपको ऑल ओवर हमारी PDF चाहिए 250 में, सारी PDF दे देंगे आपको। उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बता देंगे, आपको पढ़ना क्या है, किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट जो है दोस्तों, और हमारे ग्रुप के अंदर दोस्तों 1500 से 2000 क्वेश्चन डेली भेजे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको लाजमी पढ़ने हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना, ठीक है। हमारा जो ग्रुप है लाइनमैन का पेड ग्रुप, 50 रुपये चार्ज उससे लिए जा रहे हैं, तो 1500 से 2000 क्वेश्चन उसमें कवर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। वो आपको पूरी नाइट में पढ़ के ही सोना है। जैसे कल 1500 से 2000 क्वेश्चन हमारे रहे थे, 1600 क्वेश्चन की एक सीरीज थी हमारी, ठीक है। वो लगभग जिसने कवर कर ली तो एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। कुछ कहते हैं जी एग्जाम का टाइम तो बहुत कम रहा है, तो एग्जाम का टाइम, ये कम टाइम जो रहा है ना, यही काम आने वाला है। इसमें जो आपने एक बार भी पढ़ लिया ना, एग्जाम टाइम तक वो याद रहेगा आपको, एग्जाम टाइम तक भूलोगे नहीं आप। अब से 6 महीने जो पढ़ा हुआ था ना, वो आपको इतना जल्दी याद नहीं होगा। जो अब बेशक रट्टा ही मार लो आप, आसानी से याद हो जाएगा। सारी पीडीएफ, मतलब एक पीडीएफ हमारी मान लो 50 पेज की है, तो उसको 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ के फ्री करो। दोबारा पढ़ने का मौका मिले, टाइम मिले तो पढ़ लो, ना उसको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार निगाहों में से क्वेश्चन निकाल लो कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका ये है, ठीक है। तो अभी जो रट्टा मारा हुआ भी काम आएगा इस टाइम का। आपने 6 महीने पहले रट्टा मारा था, कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन अब चाहें तो आप समझ के कर रहे हो। अगर आपने टेक्निकल थ्योरी आपकी बढ़िया है, समझ के कर रहे हो, बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। लेकिन आपको टेक्निकल नहीं आता है इतना, रट्टे मार लो, एमसीक्यू पढ़ लो जितना पढ़ा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में उलझोगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। जिन्होंने एक्सप्लेनेशन वाले बेच ले रखे हैं ना, जिनका टेक्निकल जीरो है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, जीरो रहेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला टाइम भाई जा चुका है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन हमारा। नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उसे उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है, निम्न कारण। अभी तो हम पढ़ रहे थे जो प्रेरित ईएमएफ का मतलब है ये पैदा हो रही है, ये ईएमएफ पैदा हो रही है। जो बेक ईएमएफ जिसको बोलते हैं ना, ईबी जिसको पढ़ते हैं, अब कई जगह ईबी दिया होता है, ई के पैर में लगा देते हैं बी। जो ये पैर में लगाने वाली चीज होती है ना दोस्तों, ये पहले पढ़ते हैं, ठीक है। बेक ईएमएफ, इसको बोलते हैं बेक ईएमएफ, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख दें लाइन करंट, ठीक है, लाइन करंट, तो एल यहाँ लिखेंगे, आई यहाँ लिखेंगे, लाइन करंट, ठीक है। एल पहले पढ़ेंगे, लाइन करंट। और लाइन करंट दोस्तों किसको कहते हैं? 2 फेजों में बहने वाले करंट को लाइन करंट कहते हैं, ठीक है। आई के पैर में पी लगा दिया, फेज करंट। 2 फेजों में बहने वाले जो करंट को फेज करंट कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी, फेज करंट एक न्यूट्रल और एक फेज, एक न्यूट्रल और एक फेज में बहने वाले करंट को फेज करंट कहते हैं। 2 फेजों में बहने वाले करंट को लाइन करंट कहते हैं। सेम वोल्टेज का होता है, ठीक है। आप स्टार और डेल्टा जरूर याद करके जाएं एग्जाम में, स्टार और डेल्टा, ठीक है। इनमें क्या क्या डिफरेंस है? स्टार के अंदर मोटर को क्यों चलाते हैं? क्योंकि स्टार के अंदर दोस्तों 58% ही वोल्टेज मिल पाती है मोटर को, ठीक है, इसलिए स्टार में चलाया जाता है, ठीक है। मोटर का वोल्टेज या करंट कम करने के लिए पहले स्टार में चलाया जाता है, फिर डेल्टा में चलाया जाता है, ठीक है। डेल्टा में तो जो शो है ना, डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तो जितनी वोल्टेज दी जा रही है उतनी ही आगे मिलेगी। अब ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना, प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उत्पन्न करने वाले कारण का यहाँ विरोध कर रही है, तो अभी तो हमने पढ़ा है ना लेंज का, ठीक है, लेंज का नियम होता है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रेरित धारा की दिशा किस पर निर्भर करती है? देखिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल ना उलझे, अभी एक्सप्लेनेशन में उलझे रह जाओगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना। जितना रट्टा मार सकते हो उतना मार लो, एग्जाम नजदीक है। एक्सप्लेनेशन में उलझोगे तो एक टॉपिक भी, एक ट्रांसफार्मर का टॉपिक भी नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है। एक्सप्लेन से जिनका टेक्निकल मजबूत है ना, वो अच्छे से समझ के कर सकते हैं। और उनको मैं एक टॉपिक तो मैं अभी बता देता हूँ, एमसी और एमआई टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है अच्छे से याद कर लें। यहाँ से इनकी डैम्पिंग कंट्रोल विधि पूछी जाएगी। डैम्पिंग दोस्तों 3 प्रकार की होती है, चलो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें मैं बता देता हूं आपको। प्रेरित धारा की दिशा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों हमारे से जुड़े, हमारे से जितनी टेक्निकल डिस्कशन हो सकती है करें। देखो लगभग 8 ईयर का टेक्निकल लाइन का एक्सपीरियंस है, और लगभग डब्ल्यूपीयू है, जीएसओ है, आईटी इंस्ट्रक्टर है, एसए है, ये सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, ठीक है। और फिलहाल जॉब भी है। तो हमारे से जितनी आप टेक्निकल डिस्कशन कर सकते हो ना, किसी का भला हो जाए हमारे बात करने से, तो हमारे लिए बेहतर होगा, और आपके लिए तो पता नहीं क्या होगा। प्रेरित धारा की दिशा किस पर निर्भर करती है? अब प्रेरित धारा की दिशा बात कीजिए, यानी ईएमएफ की दिशा हम बात कर रहे हैं, ईएमएफ की, ठीक है। प्रेरित धारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी हम एक टाइप से बात कर रहे हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र कितना मजबूत है और किस दिशा में है, तो ये इस पर डिपेंड करती है हमारी प्रेरित धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की एक्स ऋणात्मक होती है? अब दोस्तों एक्स का मतलब यहाँ आपको कहा गया है मैग्नेट, ऋणात्मक होता है। किन पदार्थों का मैग्नेट जो है वो ऋणात्मक होता है? देखिए दोस्तों, 3 प्रकार के मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, ये वाले 3 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो होता है हमारा फेरा मैग्नेटिक पदार्थ। इनकी जो होती है ना, वो यूनिटी का मतलब होता है दोस्तों एक, इनकी एक से बहुत अधिक मैग्नेटिक पावर होती है, बहुत ही ज्यादा इनकी। किनकी? फेरो, ठीक है। फेरो को मैं एफ लिख दूं, एफ, इसको पी लिख दूं, इसको डी लिख दूं,
देखिए दोस्तों, याद करने की शॉर्ट ट्रिक है एफ पी डी। ये एफ जो है ना, ये बहुत हाई वाला मैग्नेटिक पावर पदार्थ है। पी वाला है ना, इससे थोड़ा कम है, यानी एक के लगभग, एक से थोड़ा सा ज़्यादा है। डी वाला तो बहुत ही कम है। डी वाला क्या है, बहुत ही कम है। चुंबकीय पदार्थों से क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा, आपको पहले बता दूं मैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने, इसलिए तो मैंने बताया है कि मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक आपको जितना ज़्यादा हो सके, उनकी अलग से पीडीएफ भी बना दी है हमने, वो जल्दी से जल्दी मैसेज करके ले लें। ये 100 200 300 रुपये लगे हुए हैं ना, ये बहुत काम में आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक नंबर से एग्जाम में रह गए ना, लाइफ टाइम का धोखा रहेगा कि उस टाइम में 100 200 लगा भी लेता और वो पीडीएफ भी पढ़ लेता तो शायद मेरा एक नंबर तो उसमें से ही बन जाता। ठीक है, एफ पी डी। ठीक है, एफ पी डी। ठीक है, एफ का मतलब है फेरा मैग्नेटिक पदार्थ। इनकी जो मैग्नेटिक शक्ति होती है वो एक से बहुत अधिक होती है। पी का मतलब पी जो होते हैं वो एक से थोड़ी अधिक होती है। डी जो होती है ना, वो एक से बहुत कम होती है। ठीक है, ये इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से किन पदार्थों की एक्स ऋणात्मक। अब ऋणात्मक बिल्कुल कम, तो बिल्कुल कम डी। डी वाला क्या था, लास्ट था। देखिए डी वाला क्या था, एफ पी डी। एफ पी डी मैग्नेटिक पदार्थ आपको याद हो गए, इसकी एक से बहुत अधिक, इसकी एक से थोड़ी अधिक, इसकी एक से बहुत कम। सिंपल सी बात है ना, तो आपको याद हो जाएगा। ये फेरो मैग्नेटिक पदार्थ होता है, फेरो, पेरो और डायो। ठीक है, तो यहाँ से आपका सारा का सारा आसानी के साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं जो आपको कवर करने हैं। चलिए, स्थायी चुंबक पदार्थ निम्न में से बने होते हैं। अब देखिए, स्थायी चुंबक जो पदार्थ होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा जिनकी पावर होती है उनसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, जो स्थायी चुंबक जो पदार्थ होते हैं वो किन के बनाए जाते हैं, वो जिनमें मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होगी उन्हीं से तो बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा बी, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से दोस्तों ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ से हल्का सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, फेरो के अंदर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, इसलिए दोस्तों हमारा हो जाता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, इनकी एक्स ऋणात्मक होती है, वो कौन से हो जाएंगे, डाया। और यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए यूज जो हम करेंगे ना, जिनकी यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है एक से, उनका यूज करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, आसानी के साथ कवर कर लेंगे। धारावाही परिनालिका में ईएमएफ की दिशा, हल्का सा क्वेश्चन फिर आ गया, अभी अभी हमने किया था R = G। धारा परिनालिका में, यहाँ परिनालिका के अंदर धारा प्रवाहित करवाई जा रही है। ठीक है, तो ज्ञात की जा सकती है R = G। और अभी हमने किया था FFC, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोस्तों हमारा करंट। ठीक है, ये सेम रहेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड। अगर आपका R = G और L = M याद हो गया ना, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप, लाजमी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड नियम। हल्का सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटर का फेज क्रम होता है। देखिए दोस्तों, RYB सबको पता है, RYB। ठीक है, ये सभी के सभी फेज जो होते हैं वो अल्टरनेटर या 3 फेज की मोटरें जो होती हैं उनमें 120 डिग्री पर होते हैं ये। ठीक है, 120 डिग्री पूरा सर्कल जब हम कंप्लीट करते हैं ना, तो ये 360 डिग्री बनती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टोटल जो है एक अल्टरनेटर या 3 फेज के इंडक्शन मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है, तो 360 डिग्री होती है। एक फेज की कितनी डिग्री होती है, तो 120 डिग्री होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है हल्का फुल्का सा, इसलिए दोस्तों हमने इनकी जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है ना, वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो अल्टरनेटर का फेज क्रम होता है RYB। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है। आवेश जिनमें हो ही ना, तो न्यूट्रल हो गया ना वो तो। ठीक है, जिसमें आवेश हो ही ना, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव। हल्का सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना भारी होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल है। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन इसका बी, आवेश रहित हमारा जो है न्यूट्रॉन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। एक तो दोस्तों इस बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम में मत उलझना बिल्कुल भी। RHR इंग्लिश में दिया, इंग्लिश में भी दिया जाएगा पेपर। ठीक है, हमारा राइट हैंड रूल RHR, LHR लेफ्ट हैंड रूल। ये दाएं बाएं में उलझ गए ना, कुछ भी समझ में नहीं है। इंग्लिश का पोर्शन देखना है सिर्फ, फ्लेमिंग का राइट हैंड, राइट की स्पेलिंग RIGHT लिखा होगा, फ्लेमिंग का LEFT लेफ्ट लिखा होगा। ठीक है, आपको आसानी से समझना है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों बाएं हाथ का मतलब बात की जा रही है इसमें लेफ्ट हैंड रूल की। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल हमारा हो जाता है, लेफ्ट हैंड रूल मोटर में लागू होता है। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, DC मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, निम्न चालकों में से
सबसे अधिक विशिष्ट प्रतिरोध है। ये बायां दायां गलत भी लिखा जा सकता है, लेकिन लेफ्ट राइट गलत नहीं लिखा जाएगा। लेफ्ट राइट गलत लिखा गया तो क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट प्रतिरोध का पदार्थ है। सबसे अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की गई है। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो किसका होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है नाइक्रोम। ठीक है, पित्तल, लोहा, जर्मन सिल्वर, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं आसानी के साथ, लेकिन नाइक्रोम में प्रवाहित होंगे तो उनको पूरा फोर्स लगेगी, क्योंकि नाइक्रोम की विशेषता क्या होती है, ये टेम्परेचर फिक्स रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, टेम्परेचर कितना भी हो जाए, ये अपना रेजिस्टेंस 4 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस है तो 2 ही रखेंगे, टेम्परेचर कितना ही बढ़ जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया है, इनकी क्वालिटी होती है नाइक्रोम और यूरेका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लघु परिपथ। यहां पूछा गया है लघु। लघु का मतलब हो जाता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। एक शॉर्ट सर्किट परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा। शॉर्ट सर्किट पूछा गया तो सर्किट जब शॉर्ट हो लिया तो उसमें प्रतिरोध 0 हो जाता है, उसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक ओपन सर्किट में परिपथ का मान पूछा जाए तो अनंत होता है। ठीक है, ठीक है, ओपन में पूछा जाए तो पता ही नहीं कितना रेजिस्टेंस है, ओपन है सर्किट ना। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया तो दोस्तों उसका मान हो जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ में के नियम के अनुसार। अब देख सकते दोस्तों बाएं हाथ का नियम, ठीक है, वही आ गया ना, LHR। ठीक है, इसमें क्या अंगूठा क्या दिखाएगा, तो जो अनुसार बल की दिशा है ना वो अंगूठा दिखाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो अंगूठा ही दिखाएगा। तो हल्का सा क्वेश्चन है, अभी अभी हमने याद किया था। देखिए दोस्तों L, एक L इक्वल टू है FMC, R इक्वल टू है दोस्तों FFC। ठीक है, R इक्वल टू G, L इक्वल टू M। M मतलब मोटर, G मतलब जनरेटर, लेफ्ट हैंड राइट होल राइट हैंड, FFC FMC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी वोल्टेज के उचित मापन के लिए किस प्रकार का मापक यंत्र उचित है। यहाँ से हल्का सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, डीसी वोल्टेज के उचित मापन यानी फिक्स सही मापन दिखाई, कोई टॉलरेंस ना हो। ठीक है, तो किस प्रकार के यंत्र का जो है हम यूज करेंगे, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एमसी टाइप जो यंत्र होते हैं दोस्तों इनको बोलते हैं मूविंग कॉइल टाइप यंत्र। ये महंगे होते हैं किन की तुलना में, एमआई की तुलना में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमआई की तुलना में कौन से मीटर महंगे होते हैं, तो एमसी टाइप होते हैं। ठीक है, ये कोई भी यूनिट दिखाएंगे ना प्योर दिखाएंगे, उसमें टॉलरेंस नहीं मिलेगी आपको। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये महंगे। अब महंगा होगा तो वो चीज़ तो उसमें क्वालिटी तो होगी ना। ये महंगे हो गए, इनकी पावर खपत कम होगी, ये पावर खपत भी बहुत कम करते हैं। ठीक है, और हमारा जो स्केल होता है वो इनका समान होता है। स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों ये हमारा होता है स्केल, ये हमारा होता है पॉइंटर। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग की होती है ना, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये जो होते हैं ना इनके मापने की यूनिट्स होती है ये समान होती है इसके अंदर, ये हमारा पॉइंटर हो जाता है। ठीक है, ये समान होती है। लेकिन एमआई टाइप के अंदर क्या होगा, आरंभिक स्केल है ना वो थोड़ी सी तंग होगी। तंग का मतलब है ये यहाँ से ही हो जाएगा, फिर यहाँ से। ठीक है, फिर बराबर रहेंगे सभी, फिर क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग वाली इसकी तंग होती है, ये सीन होता है दोनों का। ठीक है, डीएमआरसी के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो डीएमआरसी है ना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एग्जाम में तो एमसी और एमआई टाइप से ही पेपर बनता है लगभग। ठीक है, आपने कभी दिया हो तो डीसी वोल्टेज के उचित मापन के लिए यूज करेंगे एमसी। एमसी मतलब मूविंग कॉइल। ये दोस्तों महंगे होते हैं, कम शक्ति होती है, स्केल समान होती है, विश्वसनीय होते हैं, मजबूत होते हैं। और जो एमसी टाइप होते हैं ना ये डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करते हैं। किस पर, डीसी मोटर के सिद्धांत पर। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा मापन यंत्रों में स्प्रिंग का क्या कार्य है। देखिए दोस्तों स्प्रिंग तो लगे ही होते हैं ना, तो स्प्रिंग जो लगे होते हैं, जैसे ये हमारा है स्केल, ये हमारा है पॉइंटर, ये हमारा कोई मीटर है, तो यहाँ पर स्प्रिंग लगा होता है। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये इस पॉइंटर को कंट्रोल ही तो करेगा। क्या करेगा, स्प्रिंग पॉइंटर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, ये पॉइंटर को कंट्रोल करता है। मापन यंत्रों में स्प्रिंग जो होता है वो पॉइंटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो लैंपों को जब आपस में सीरीज में लगाया जाता है तब रोशनी। देखिए दोस्तों दो लैंप है, ये हमारे लैंप हैं दो। ठीक है, इनको सीरीज में जोड़ दिया आपने तो इनकी रोशनी कम ही होगी ना। ये सबसे पहले वोल्टेज इसके अंदर जाएंगे, जो बच गए वो इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो ये रोशनी कम देगा। ठीक है, पैरेलल में लगाएंगे तो दोनों रोशनी अधिक देंगे। हल्की सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के मीटर की स्केल एक समान होती है। देखिए क्वेश्चन वही आ गया ना जो हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है,
किस प्रकार के मीटर की जो स्केल है वो एक समान होती है। तो एमसी टाइप की, अभी अभी तो हम पढ़ रहे थे, एमसी टाइप मजबूत होते हैं, महंगे होते हैं, पावर कम खपत करते हैं, ठीक है। इनका यूज जो है जहाँ पर बिल्कुल प्योर चीज़ हमें यूनिट चाहिए वहाँ पर इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनकी स्केल समान होती है। जिनकी तंग होती है स्टार्टिंग के अंदर वो मूविंग आयरन टाइप होते हैं, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है, मूविंग आयरन कम विश्वसनीय होते हैं, सस्ते होते हैं, पावर ज़्यादा खपत करते हैं, उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन से प्रकार के मीटर कम पावर खपत करते हैं, कौन से प्रकार के मीटर की स्केल समान नहीं होती है, ठीक है। कौन से प्रकार के मीटर जो है वो विश्वसनीय नहीं होते, ठीक है। तो एमसी और एमआई यहाँ से यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है। एक्टिव पावर और एपरेंट पावर दोस्तों यहाँ पे बात की गई है हमारा केवी, केडब्ल्यू और केवीए, ठीक है। केवीए ये जो होती है दोस्तों ये एक्टिव पावर होती है, ये अपेरेंट पावर होती है। इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, पीएफ कहा जाता है। पीएफ पावर फैक्टर, कोस फाई दिया जाता है कई बार, कोस फाई, ठीक है। तो पावर फैक्टर इसको कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाता है ऑप्शन बी। एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के अनुपात को पावर फैक्टर कहा जाता है। R/Z को भी पावर फैक्टर कहा जाता है। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात को भी पावर फैक्टर कहा जाता है। वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण बनता है उसको भी पावर फैक्टर कहा जाता है। 3 परिभाषाएं दोस्तों पावर फैक्टर की एग्जाम में पूछी जाती है। पावर फैक्टर दोस्तों पूरा सिस्टम जो होता है ना इलेक्ट्रिकल अपना जो होता है ये पावर फैक्टर भी डिपेंड करता है। पावर फैक्टर दोस्तों जब लो होता है तो एफिशिएंसी मोटरों की घट जाती है, ठीक है। काम करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कंडक्टर जो होते हैं ना, जो तार होती है हमारी वो गर्म हो जाती है, ठीक है। पीछे से ग्रिड में भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। इसलिए तो पावर हाउस के अंदर कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं। कैपेसिटर बैंक, सीबी कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं कैपेसिटर बैंक। जब पावर फैक्टर जो इंडक्टिव लोड होता है ना हमारा, इंडक्टिव मतलब दोस्तों एल हमारा होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड जब बढ़ जाता है ना तो हम वहाँ पर कैपेसिटर बैंक ऑन करना पड़ता है। अगर आपने पावर हाउस में कभी काम किया है तो आपको पता होगा कैपेसिटर बैंक वहाँ पे लगे हुए हैं। कैपेसिटर बैंक कब ऑन करते हैं, जब पावर फैक्टर लो हो जाता है, ठीक है। और पावर फैक्टर लो दोस्तों कब होता है, गर्मी के मौसम में होता है। गर्मी के मौसम में क्यों होता है, क्योंकि हमारे सारे फैन वगैरह चल जाते हैं, कूलर भी इंडक्टिव लोड है, छत का पंखा जिनके अंदर कॉइल लगी होती है ना दोस्तों वो हमारा इंडक्टिव लोड होता है। ये गर्मी के मौसम में पावर फैक्टर ज़्यादा लो होता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में फॉल्ट ज़्यादा आते हैं, तार ज़्यादा टूटते हैं, हर एक चीज़ गर्मी के मौसम में होती है, ठीक है। ये तो यहाँ पे दोस्तों पावर फैक्टर का सीन होता है। चलिए ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का दोस्तों वोल्टेज कम और ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। तो वोल्टेज वेरिएशन भी इंडक्शन मोटर स्टार्टर में भी ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्टार्टर की बात की जा रही है तो कम ज़्यादा ही तो करेंगे वोल्टेज, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा ही कम ज़्यादा वोल्टेज हम कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर दोस्तों सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव इनके उत्पादन के कारण का विरोध करते हैं। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, जहां धारा का कारण का विरोध करेगा ना तो वो लेंज का नियम ही है, ठीक है। किरचॉफ के दोस्तों 2 नियम है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। एक को केवीएल बोला जाता है, एक को केसीएल बोला जाता है, ठीक है। केसीएल, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज ला, किरचॉफ करंट ला, ठीक है। इसका पहला नियम कौन सा है, दूसरा नियम कौन सा है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बताता है, पहला नियम क्या बताता है, किरचॉफ से रिलेटेड अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा वो गच्चा सा हो जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। देखिए दोस्तों रेक्टिफायर जो होते हैं ना, रेक्टिफिकेशन होती है वो मोस्टली लगभग 3-4 प्रकार की होती है हमारी जो ब्रिज रेक्टिफिकेशन है। एक तो होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। एक तो होता है दोस्तों हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारा एक ही डायोड लगा होता है। क्या लगा होता है, सिर्फ एक ही डायोड लगा होता है। जैसे हमारा ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक ही रेक्टिफायर लगा होता है तो इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा 2 रेक्टिफायर जब लगा देंगे ना, 2 रेक्टिफायर हम लगा देंगे तो उसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, इससे सप्लाई लेते हैं, यहाँ सेंटर टेप से हम माइनस का पॉइंट लेते हैं, ठीक है, सेंटर टेप से, ठीक है। ये हमारा हो जाता है हमारा फुल वेव। और जो ब्रिज की दोस्तों हम बात करते हैं ना तो उसके अंदर 4 डायोड लगे होते हैं, 4 डायोड ऐसे, ठीक है, और हमारा ऐसे, और हमारा ऐसे, ये हमारे 4 डायोड उसके अंदर जो है वो लगे होते हैं ऐसे, ठीक है।
तो ये 4 डायोड जिसमें लगे होते हैं ना उसको ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज। हाफ वेव के अंदर 1, फुल वेव के अंदर 2 और दोस्तों ब्रिज के अंदर 4 डायोड लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग आवृत्ति 50 है तो 2 गुना लोड जोड़ने पर। देखो दोस्तों लोड का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने वाली युक्ति को ट्रांसफार्मर ही कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता, चाहे लोड 10 गुना हो, चाहे 20 गुना हो, चाहे 40 गुना हो, तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी 50 CS। CS का मतलब है साइकिल प्रति सेकंड। एक सेकंड में जितने साइकिल पूरे होते हैं ना उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हमारी इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 50 CS है, ठीक है, 50 CS। CS मतलब साइकिल प्रति सेकंड। जो अमेरिका की फ्रीक्वेंसी है ना वो 60 CS है, 60 सर्कल वो एक सेकंड में पूरे करती है। SCR की ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद है। देखिए दोस्तों इनकी मैंने SCR, MOSFET, FET इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हार्ड लेवल के पूछे जाएंगे, तो इनकी मैंने अलग से PDF बना दी है। जितना जल्दी मैसेज करोगे, जितना ज़्यादा कवर करोगे आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जो मैसेज दिया हो ना, व्हाट्सअप नंबर दिया हो उस पर मैसेज करें, सारे के सारे टॉपिक हमारे जल्दी कवर कर लें। 250 में दोस्तों ऑल ओवर डाटा मिल जाएगा आपको। 250 में जितना कवर करोगे उतना डाटा आपको मिल जाएगा। चलिए, और ग्रुप में दोस्तों 1500 से 2000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। SCR की ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है, तो गेट ट्रिगरिंग कहते हैं उसको, जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होती है उसको क्या कहा जाता है, गेट ट्रिगरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 एम्पेयर की धारा किसी लैंप में 100 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उसमें लैंप में प्रवाहित होगा। देखिए दोस्तों 1 एम्पेयर की धारा है, 60 सेकंड तक, तो गुना में 60 कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 100 ही तो आ जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। ये हल्के फुल्के से क्वेश्चन है, ठीक है, जो आसानी के साथ आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर ड्रम ऑयल से भरा रहता है। देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर ड्रम हो ना वो आधा तेल से भरा रहता है। क्यों भरा रहता है, ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्यों भरा रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर ड्रम है, ये लगभग हाफ जो है, हाफ तेल से भरा रहता है, ठीक है, हाफ, ठीक है। ये इसलिए भरा रहता है जब गर्मी का मौसम होता है ना तो ट्रांसफार्मर का तेल फैलता है तो वो कंजर्वेटर ड्रम में आ जाता है, ठीक है। वो किस में आ जाता है, कंजर्वेटर ड्रम में आ जाता है। अक्सर आपने पावर हाउस में अगर आपने कभी ड्यूटी की है तो अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दी की ऋतु में हमारी OLTC रिले आ जाती है, ठीक है, ऑयल लेवल वाली, ठीक है। वो क्यों आ जाती है, यही तो रीजन है। ट्रांसफार्मर का तेल जो है सर्दियों के मौसम में सिकुड़ता है, सिकुड़ने के कारण सारा तेल ट्रांसफार्मर में चला जाएगा और कंजर्वेटर की जो बाहर रिले है वो रिले ऑपरेट हो जाएगी। रिले ऑपरेट होते ही कंजर्वेटर वाला अलार्म बज जाएगा, ठीक है। तो उसमें रिले ऑपरेट होने का मतलब है तेल कम हो गया, तेल डालना पड़ेगा, और गर्मी के मौसम में तेल फैल जाता है तो ट्रांसफार्मर में आ जाता है, तो उसमें हमें तेल की जरूरत नहीं पड़ती। तो अक्सर सर्दी की ऋतु में जो है वहाँ पर ये OLTC रिले ऑपरेट होती है। निम्न में से ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है, कुंडली भी है, टैंक भी है, ब्रीदर भी है, आर्मेचर नहीं है। ये DC मोटर और जनरेटर का है, ठीक है। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरी जाती है, ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर वाइंडिंग धरी जाती है, ठीक है। कुंडली कॉइल होती है, टैंक के अंदर एक कॉइल धरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर टैंक में रखे जाने वाला मुख्य भाग कौन सा है। ट्रांसफार्मर टैंक में रखे जाना मुख्य भाग वाइंडिंग ही तो है। ट्रांसफार्मर टैंक में तो वाइंडिंग ही रखेंगे ना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है अधिक होगी। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ना उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इंडक्शन मोटर की क्या होगी, ट्रांसफार्मर ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता, ट्रांसफार्मर तो यही है। तो विद्युत पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को पैदा करता है। तो हल्का सा क्वेश्चन है, इसको हम क्या कहते हैं, एक विद्युत करंट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या करते हैं, करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो बाधा डाले उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला VIP है। इसको एक्सप्लेन करें तो VIP और VIP आसानी के साथ आप कर सकते हो। इसका स्क्वायर V का स्क्वायर और I का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है जो है VIP का फार्मूला। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम करंट कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो बाधा डाले उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन को चलाता है उसको वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, चलाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितना जल्दी हो हमारे साथ मैसेज करें और हमें जो है पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करें, ताकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो है आपको प्रोवाइड करवा सकें। एग्जाम में अच्छा टाइम है, ठीक है, 6 से 7 दिन है, अच्छा टाइम है। इसमें जो आपने पढ़ा है ना याद रहेगा एग्जाम तक, और भूलोगे भी नहीं, और आसानी के साथ कवर भी कर लोगे, ठीक है। तो आज का भी दिन ना वेस्ट करें, जितना जल्दी मैसेज करके सारे के सारे टॉपिक लेके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। वैसे तो HSC का दोस्तों कुछ नहीं पता,
गाय भैंस क्या दे दे लाइनमैन के एग्जाम में भी, कुछ नहीं पता, ठीक है, जैसे मेल कांस्टेबल के एग्जाम में हुआ था, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के 109% पूरे जो है 119% पूरे चांसेस जो है यहाँ पे रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही जो है आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।